हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हम 8वीं क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं, हिंदी बसंत भाग 3। ठीक है, और मैंने आपको 12 लेसन करवा दिए थे कंप्लीट, कवि परिचय, सारांश और उसके क्वेश्चन आंसर। आज से हमारा जो आज अपनी क्लासेस में 13 से लेके और इसके शायद 18 लेसन है, वो सारे मैं कंप्लीट आज करवा दूंगी आपकी। यानी 8वीं क्लास की भी आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करवा दी। यानी टीजीटी वालों के एसटेट टीजीटी या केवीएस टीजीटी कोई बच्चा दे रहा है या बीपीएससी दे रहा है, जहां भी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर करवाते हैं वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, और मैं इसको मर्ज करके आप सभी के लिए प्राइमर लगा दूंगी। जिस भी बच्चे ने अगर पूरी क्लासें नहीं देखी तो प्लीज आप इसको प्राइमर में देख लेना। तो 13वां लेसन है अपना, जहां पहिया है। क्या नाम है अपने लेसन का? जहां पहिया है भाई। लेखक परिचय देखते हैं। जहां पहिया है, इसके लेखक है पीसी नाथ। पीसी नाथ जहां पहिया है उसके लेखक है भाई। पीसी नाथ का जन्म 1957 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पीसी नाथ का जन्म 1957 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति बीबी गिरी इनके दादा थे। ठीक है, जो बीबी गिरी थे, जो पहले पूर्व के राष्ट्रपति थे, वो इनके पीसी नाथ के क्या थे? दादा थे। साईनाथ की पढ़ाई मद्रास के लोयला कॉलेज में हुई थी। कहाँ पे हुई थी इनकी पढ़ाई? मद्रास के लोयला कॉलेज में हुई थी। भारत के जाने माने पत्रकार हैं। उन्होंने अपनी पत्रकारिता को सामाजिक समस्याओं, ग्रामीण गरीबी के साथ समस्या पर, भारत पर वैश्वीकरण के घातक प्रभाव पर केंद्रित किया है। भाई जो इनकी पत्रकार हैं, ये भारत के जाने माने पत्रकार है। कौन? पी साईनाथ। ठीक है, उन्होंने अपनी पत्रकारिता को सामाजिक समस्याओं, ग्रामीण गरीबों के साथ समस्याओं पर, वैश्वीकरण के घातक प्रभाव प्रभाव पर केंद्रित किया है इन्होंने। ठीक है, वह एक निर्भीक पत्रकार है पी साईनाथ, जिन्हें पत्रकारिता की बहुत सी संस्थाओं और व्यक्तियों को वैचारिक रूप से बेचैन किया था। उन्होंने इससे बहुत कुछ सीखने का मौका पाया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इनकी रिपोर्टिंग शैली को दूसरे समाचार पत्रों के सामने मॉडल के रूप में रखा। किसने भी? टाइम्स ऑफ इंडिया ने। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, टाइम्स ऑफ इंडिया ने किसकी रिपोर्टिंग को शैली को दूसरे समाचार पत्रों के सामने मॉडल के रूप में रखा? ठीक है भाई, किसके समाचार पत्रों की शैली को? तो कौन, क्या नाम रहेगा? पी साईनाथ। कनाडा के एक डॉक्यूमेंट्री निर्माता ने साईनाथ के काम को केंद्र में रखकर एक फिल्म भी बनाई। किसने फिल्म बनाई भाई? साईनाथ के काम को केंद्र में रखकर कनाडा के एक डॉक्यूमेंट्री निर्माता ने। ठीक है, जब ये फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत हुई तो उसके निर्माता ने पुरस्कार लेते समय साईनाथ को साथ चलने का आमंत्रण किया, क्योंकि यह फिल्म साईनाथ की प्रेरणा का ही नतीजा था। साईनाथ को करीब 30 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं फेलोशिप दी गई है। कितने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, फेलोशिप मिली है इनको? 30। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं, यही पेपर में आती है भाई। उन्होंने विभिन्न देशी विदेशी यूनिवर्सिटियों और से मानद उपाधियां भी प्राप्त की गई पी साईनाथ ने। अब सारांश करते हैं। जहां पहिया है। ठीक है, जहां पहिया है पाठ के लेखक पी साईनाथ जी है। पी साईनाथ जी इस लेख के द्वारा एक साइकिल आंदोलन की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है कि लेख विधा में है भाई, और किसकी बात करते हैं? ये एक साइकिल आंदोलन की बात करते हैं, जहां पहिया है उस पाठ में। और तमिलनाडु में किसी तरह से महिलाएं साइकिल के पहिए को एक आंदोलन का रूप देती हैं, और किस तरह से वे स्वतंत्र होती है, अपने घर और समाज से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनती है। इस बात को बड़े ही खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जहां पहिया है पाठ में भाई, तो ये सारांश था इस पाठ का। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। जहां पहिया है पाठ के लेखक कौन है? जो जहां पहिया है पाठ के लेखक हमें बताना है। तो पी साईनाथ है, सुभाष गातड़े है,
तो पी साईनाथ जहां पहिया है पाठ के लेखक रहेंगे भाई। दूसरा क्वेश्चन है, फातिमा निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्कूल की अध्यापिका है? जो फातिमा है, जहां पहिया है उस पाठ में फातिमा निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्कूल की अध्यापिका है भाई? तो प्राथमिक स्कूल की, माध्यमिक स्कूल की, माध्यमिक स्कूल की, वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की। तो वरिष्ठ सॉरी भाई माध्यमिक स्कूल की, इसकी माध्यमिक स्कूल की फातिमा क्या है? अध्यापिका है। अजीब बात किसे कहा गया है? जो अजीब बात है वो किसे कहा गया है भाई? तो महिलाओं का आंदोलन में भाग लेना, महिलाओं का आंदोलन से दूर होना, महिलाओं द्वारा पुट्टी कोई में बसना, या साइकिल चलाना सीखने की उत्कृष्ट लालसा पैदा होना। तो अजीब बात इसी को कहा गया है कि साइकिल चलाना सीखने की उत्कृष्ट लालसा पैदा होना, ये क्या है? अजीब बात उनको लगी थी। फोर्थ क्वेश्चन है, पुट्टी कोई की महिलाओं ने अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या करना शुरू किया? भाई पुट्टी नाम है, एक स्थान का नाम है पुट्टी कोई, तो वहां की महिलाओं ने अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या करना शुरू किया था? तो क्या करना शुरू किया था भाई? घर से निकलना, व्यवसाय शुरू करना, साइकिल चलाना, या गांव से निकलकर शहरों में बसना। तो साइकिल चलाना शुरू किया था वहां की महिलाओं ने, पुट्टी की। साइकिल चलाने की प्रशंसा इनमें से कौन करती है? तो कौन करती है भाई साइकिल चलाने की प्रशंसा? गांव में काम करने वाली महिला मजदूर, गांव में काम करने वाली नर्सें, पत्थर खदानों में काम करने वाली महिलाएं। तो उपयुक्त सभी क्या है? इसकी प्रशंसा करती है भाई। जमीला को साइकिल चलाता देखकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई? ठीक है, जमीला, एक आई थी फातिमा, एक है जमीला, ठीक है, और गांव कौन सा आता? पुट्टी कोई, ठीक है, ये गांव आया था भाई, आपको ध्यान रखना है। जमीला को साइकिल चलाता देखकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई भाई? वे उसे प्रोत्साहित करते थे, वे उसकी प्रशंसा करते थे, वे उसे ताने मारते थे, वे उससे जलते थे। तो भाई जमीला को साइकिल चलाते देखकर लोग उसे ताना मारते थे भाई। सातवां क्वेश्चन है, साइकिल सीखने वाली महिलाएं कब इकट्ठी हुई? साइकिल सीखने वाली महिलाएं कब इकट्ठी हुई थी? काफी महत्वपूर्ण यानी इंपोर्टेंट सवाल रहेगा भाई ये, ठीक है। ठीक है, कब इकट्ठी हुई थी? सोमवार को, मंगलवार को, रविवार को, या शुक्रवार को? तो साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। आठवां क्वेश्चन है, साइकिल चलाने का लाभ निम्नलिखित में से कौन नहीं उठा रही थी? तो कौन नहीं उठा रही थी भी साइकिल चलाने का लाभ? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अध्यापिका, पत्थर खोदने वाली महिला, या बालवाड़ी कार्यकर्ता। तो साइकिल चलाने का लाभ पत्थर खोदने वाली औरतें नहीं उठा रही थी। 8 का 3 बिल्कुल ठीक रहेगा। 9वां क्वेश्चन है, साइकिल चालकों द्वारा गाने वाले गीत का भाव क्या था? जो साइकिल चला रहे थे यानी साइकिल चालक थे, उनके गाए जाने वाले गीत का क्या भाव था भाई? तो क्या भाव था देखते हैं। पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरों से बाहर आना, साइकिल चलाने का प्रोत्साहन, पुरुषों से मुकाबले को प्रोत्साहन, या साक्षर होने का प्रोत्साहन। तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरों से बाहर आना, ये साइकिल चालकों द्वारा गाने वाले गीत का भाव था। 10वां क्वेश्चन है, इस सारे मामले पर यहाँ किस मामले की बात की गई? भाई इस सारे मामले पर यहाँ किस मामले की बात की गई है? तो किस मामले की बात की गई है देखते हैं। साइकिल बेचने की, महिलाओं के काम पर जाने की, साइकिल चलाना सीखने की, महिलाओं द्वारा पुरुषों की बराबरी की। तो साइकिल सीखने, ठीक है, साइकिल चलाना सीखने की बात हुई है। आगे लेसन है 14, अकबरी लोटा। क्या नाम है? अकबरी लोटा हमारे पाठ का नाम है और 14वां लेसन रहेगा।
ठीक है, इसके लेखक कौन है? अन्नपूर्णा नंद है। कौन है भाई? अन्नपूर्णा नंद है। ठीक है, अकबरी लोटा के लेखक परिचय करते हैं। अन्नपूर्णानंद जी का जन्म 21 सितंबर 1895 को उत्तर प्रदेश काशी में हुआ था। कब हुआ था? 21 सितंबर 1895 में भाई। उन्होंने अधिकांश कहानियों में काशी नगर के वातावरण का मूर्तमान किया। लेखक स्वयं काशी में ही रहे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई संपूर्णानंद, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, जो अन्नपूर्णानंद है, जो हमारे पाठ के लेखक है, उनके बड़े भाई का क्या नाम था? संपूर्णानंद था, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 1895 में। नहीं, इसके बाद में उनके साथ लखनऊ में भी रहे। इनकी प्रकाशित रचनाएं हैं मन मयूर, मेरी हजामत, मंगल मोहन मगन रहो, चोला आदि। ये सभी अन्नपूर्णानंद की रचनाएं हैं। अन्नपूर्णानंद शिव प्रसाद गुप्त के निजी सचिव थे। ठीक है, जो शिव प्रसाद गुप्त जी हैं, इनके निजी सचिव थे। कौन? अन्नपूर्णानंद भाई। गुप्त जी के साथ आपने संसार भ्रमण भी किया। इन्होंने 22 वर्ष की आयु में ही साहित्य क्षेत्र में अपना कदम रखा और पहला निबंध खोपड़ी प्रसिद्ध हास्य पत्र मतवाला में प्रकाशित हुआ। ठीक है भाई, 22 साल में इन्होंने क्या है? साहित्य क्षेत्र में अपना कदम रख दिया था। और पहला निबंध इनका कौन सा है? खोपड़ी। और कैसा? ये हास्य है भाई। और ये कहाँ पे प्रकाशित हुआ? मतवाला में हुआ। इसके बाद इनका साहित्य जीवन आरंभ हुआ और प्रसिद्धि प्राप्त होता गया। इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1962 को हुई। कब हुई? 4 दिसंबर 1962 को हुई। और जन्म 1895 को हुआ था, 21 सितंबर 1895 को हुई। अब जो हमारा पाठ है अकबरी लोटा, ठीक है, इसका सारांश करते हैं। और ये भी एक हास्यपूर्ण कहानी है भाई, एक अकबरी लोटा। तो देखते हैं। अन्नपूर्णानंद की कहानी अकबरी लोटा एक हास्यपूर्ण कहानी है। ठीक है, अकबरी लोटा क्या है भाई? एक हास्यपूर्ण कहानी है। और किसकी है? अन्नपूर्णानंद की है। लेखक द्वारा कहानी को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है और साथ ही यह बताया गया है कि परेशानी के समय भी परेशान ना होकर समझदारी, एक मिनट रुको भाई, डबल आ, परेशानी के समय परेशान ना होकर समझदारी से किसी तरह एक समस्या का हल निकाला जा सकता है। दूसरी बात, इस कहानी में यह भी बताया गया है कि सच्चा मित्र ही मित्र के काम आता है। किसमें भाई? अकबरी लोटा कहानी में। उसके लिए बहुत कुछ कर गुजर जाता है। कहानी के माध्यम से लेखक हमें सीख देना चाहता है कि सही वक्त पर सही समझ का उपयोग करना कितना जरूरी है। इस कहानी के मुख्य पात्र है लाला झाऊलाल और उनके मित्र पंडित वासी मिश्र। ठीक है, ये मुख्य पात्र है, झाऊलाल और वासी मिश्र भाई, पंडित वासी मिश्र। तो पहला क्वेश्चन करेंगे हम। लाला झाऊलाल ने रोग से पत्नी को क्या कहा? तो क्या कहा था लाला झाऊलाल ने रोग से अपनी पत्नी को? तुम्हें रुपए किस लिए चाहिए? अभी रुपए नहीं है। भाई से भी मांगने की जरूरत नहीं, मुझसे ले लेना, कहीं से लाकर दे दूंगा। तो लाला झाऊलाल ने रोग से पत्नी से कहा था, भाई से भी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझसे ले लेना। ये का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, लाला जी को अचानक कितने रुपए की आवश्यकता हुई? जो लाला जी थे, ठीक है, लाला जी का क्या नाम था? झाऊलाल था। इनको अचानक कितने रुपए की आवश्यकता हुई? तो देखते हैं। 100 रुपए की, 150 रुपए की, 200 रुपए की या 250 रुपए की? तो लाला जी को भी अचानक 250 रुपए की आवश्यकता हुई। पेपर में पूछा जा सकता है भाई, 250 रुपए की आवश्यकता हुई। तीसरा क्वेश्चन है, लोटा नीचे किससे गिरा? जो लोटा था वो नीचे किससे गिर गया था? तो झाऊलाल से, झाऊलाल की पत्नी से, अंग्रेज से या बिलवासी से? तो भाई लोटा नीचे बिलवासी से गिर गया था। किससे गिर गया था? बिलवासी से गिर गया था, पंडित बिलवासी से
गिर गया था भाई। सॉरी भाई, पंडित नहीं, ये ओनली बिलवासी है। ठीक है, पंडित तो है वासी मिश्र। आगे है पंडित, ये भी पंडित है भाई। पंडित बिलवासी जी क्यों आए थे? जो पंडित बिलवासी जी थे वो क्यों आए थे? झाऊलाल से मिलने, झाऊलाल को 250 रुपए देने, या अंग्रेज का मित्र, या पुलिस। तो पंडित बिलवासी भाई झाऊलाल से मिलने, लाला झाऊलाल को 250 रुपए देने आए थे। क्या भाई, 250 रुपए देने आए थे बिलवासी जी। पांचवा क्वेश्चन है, लाला झाऊलाल के हाथ से जब लोटा गिरा तब वह कौन सी मंजिल पर खड़े थे? ठीक है, तो कौन सी मंजिल पर खड़े थे झाऊलाल जी जब उनके हाथ में से लोटा गिरा था? तो दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, या पांचवी मंजिल? तो तीसरी मंजिल पर वो खड़े थे। कौन सी मंजिल पे खड़े थे भाई? तीसरी मंजिल पर खड़े थे जब झाऊलाल जी के हाथ में से लोटा नीचे गिरा भाई। लाला झाऊलाल का मकान कहाँ था? जो लाला झाऊलाल थे उनका मकान कहाँ था? तो लखनऊ में, इलाहाबाद में, काशी में, ढढेरी बाजार में। तो ठठेरी बाजार में था, सॉरी, काशी में ठठेरी बाजार में था लाला झाऊलाल का मकान। आगे है, लाला जी ने अपनी विपदा किसे सुनाई? जो लाला जी थे उन्होंने अपनी विपदा किसे सुनाई थी? तो पत्नी को, अंग्रेज को, पंडित बिलवासी मिश्र को, या किसी को नहीं? तो पंडित बिलवासी मिश्र को सुनाई थी लाला जी ने अपनी विपदा। आगे देखते हैं ना, आठवां क्वेश्चन है, अंग्रेज को लोटे की चोट कहाँ लगी थी? जो अंग्रेज था उसको लोटे की चोट कहाँ लगी थी? क्योंकि भाई लोटा जो पंडित सॉरी झाऊलाल जी थे उनके हाथ में से छूट के नीचे गिर गया था। उस टाइम वो तीसरी मंजिल पे खड़े थे और अंग्रेज के ऊपर लगा था। और कहाँ पे लगा था ये हमें बताना है, माथे पर, पैर पर, सिर पर, या हाथ पर? तो अंग्रेज को भाई लोटे की चोट पैर पर लगी थी। नौवां क्वेश्चन है, हुमायूं शेरशाह से हारकर किस रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था? जो हुमायूं है वो शेरशाह से हारकर किस रेगिस्तान में मारा मारा फिरा है, ये हमें बताना। तो सहारा, थार, गोविंद, या सिंध? तो भाई हुमायूं शेरशाह से हारकर सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिरा। 10वां क्वेश्चन है, अकबरी लोटा की गठन कैसी है? ठीक है, तो अकबरी लोटा की गठन कैसी है ये हमें बताना है। सामान्य है, सुंदर है, बेढंगी है, प्रभावित करने वाले? तो अकबरी लोटे की जो गठन है वो बेढंगी है। कैसी है भाई? बेढंगी है भाई। तो इसी के साथ भाई 14वां लेसन कंप्लीट होता है। 15वां लेसन देखते हैं हम। अध्याय 15वां है सूर के पद। ठीक है, सूर के पद। ठीक है, और इसके लेखक कौन रहेंगे? सूरदास जी रहेंगे सूर के पद के। कवि परिचय देखते हैं। सूरदास जी भक्ति काल की कीर्तन भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी अधिकतर रचनाएं भक्ति पर आधारित हैं। इन पदों में कवि ने बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। यह कवि ने वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है भाई। और सूरदास को भी वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। अब हम जो सूर के पद है इस कविता का सारांश करते हैं। सूर के पद में कवि ने बताया है कि कृष्ण चाहते हैं कि उनकी चोटी भी भाई बलराम की तरह जमीन पर लौटे। देवी माँ यशोदा नियम से उनसे बाल बांधती थी और धोती थी, फिर भी उनके बाल लंबे नहीं हुए। लंबे नहीं हुए। अगले पद में एक ग्वालिन माँ यशोदा को उलाना देते हुए कहती है कि नटखट कृष्ण प्रतिदिन उनके घर माखन चोरी करके खा जाता है भाई। क्वेश्चन आंसर देखते हैं, सारांश कंप्लीट है। यशोदा कृष्ण की भोली बात सुनकर क्या आशीर्वाद देती है? जो यशोदा है वो श्री कृष्ण की भोली बात सुनकर क्या आशीर्वाद देती है? तो भाई पहला है खूब उन्नति, एक मिनट को यहाँ पे देखते हैं। पहला है खूब उन्नति करने का, चिरंजीवी रहने का, मथुरा का राजा बनने का, ब्रिज में लंबे समय तक राज्य करने का। तो चिरंजीवी रहने का यशोदा क्या है, श्री कृष्ण को आशीर्वाद देती है भाई। दूसरा क्वेश्चन है, मैया कभी बढ़ेगी मेरी चोटी? भाई मैया कभी बढ़ेगी मेरी चोटी में मैया किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया? देवकी को, यशोदा को, गोपी को, या इनमें से कोई नहीं? तो यशोदा को कहा गया है भाई। तीसरा क्वेश्चन है,
कृष्ण माता से क्या पूछ रहे हैं? जो श्री कृष्ण है वो अपनी माता से क्या पूछ रहे हैं? वह कब ग्वाल वालों के साथ खेलने जाएंगे? माँ उन्हें कब माखन रोटी देगी? उनकी चोटी कब बढ़ेगी? वे कब सखा के साथ खेलने जाएंगे? तो कृष्ण अपनी माता से पूछ रहे हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से कृष्ण छीके तक पहुंच सके? ठीक है, जो श्री कृष्ण थे किसकी सहायता से भाई, जो छीका होता है ऊपर टंगा होता है उस तक पहुंच सके? तो मेज, कुर्सी, ओखल या बेंच? तो भाई किसकी सहायता से? ओखल की सहायता से श्री कृष्ण छीके तक पहुंच सके। पांचवा क्वेश्चन है, कृष्ण गोपियों के घर से कहां से माखन चुराते थे? जो कृष्ण है वो गोपियों के घर से कहां से माखन चुराते थे? बड़े बड़े मटकों से, छीके की हांडी से, बंद डिब्बों में से या रसोई घर में रखी हांडी से? तो भाई श्री कृष्ण भाई गोपियों के घर से छीके की हांडी में से मक्खन चुराते थे। छठा क्वेश्चन है, यशोदा ने श्री कृष्ण को किसकी चोटी के समान लंबी और मोटी होने का प्रलोभन दिया था? तो नंद बाबा की, ग्वाल बालों की, बलराम जी की, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई बलराम जी की लंबी और मोटी चोटी होने तक का प्रलोभन दिया था। श्री कृष्ण को भी ये कहा था तो दूध रोटी मक्खन खाया कर, तेरी चोटी जो है बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। सातवां लेसन है भाई, सॉरी सातवां क्वेश्चन है, श्री कृष्ण गोपी के घर में निम्नलिखित में से किस समय आए? जो श्री कृष्ण है वो गोपी के घर में नीचे जो टाइम दिया गया है उसमें से किस समय आए थे? प्रातःकाल, रात के समय, शाम के समय या दोपहर के समय? तो दोपहर के समय श्री कृष्ण गोपी के घर आए थे। आठवां क्वेश्चन है, इस पद की रचना किसने की है? जो ये पद है इनकी रचना किसने की है? तो सूरदास ने, तुलसीदास ने, कबीरदास ने, रविदास ने? तो अभी सूरदास ने इस पद की रचना की है। नौवां क्वेश्चन है, नागिन सी में किस अलंकार का प्रयोग है? नागिन सी, ठीक है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग है? उपमा, रूपक, अनुप्रास या यमक? देखो नागिन सी आ गया पैसा सी सम, ठीक है, तो क्या रहेगा? उपमा अलंकार। ठीक है, नागिन के साथ भाई चोटी की क्या की है बताओ, कमेंट में बताना। गोपियां यशोदा माता को कृष्ण के बारे में क्या उलाहना देती है? जो गोपियां है वो यशोदा माता को कृष्ण के बारे में क्या उलाहना देती है? तो क्या देती है भाई, देखते हैं। माखन तुमने खिलाया हमको, तुम्हारे कन्हैया मक्खन नहीं खाता, तुम कन्हैया को मक्खन खाने को नहीं देती, कृष्ण को तुम रोक नहीं सकती, लगता है तुमने ही अनोखे पूत को जन्म दिया है। तो यही कहा था भाई गोपियों ने यशोदा माता को कृष्ण के विषय में उलाहना देकर। पाठ 16वां है, पानी की कहानी। क्या नाम है भाई? पानी की कहानी। आज ये अपनी 8वीं क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। 18 लेसन है, 18 के 18 मैं आपको करवा देती हूँ अभी आज ही। पानी की कहानी, लेखक कौन है? रामचंद्र तिवारी जी हैं पानी की कहानी के। लेखक परिचय देखते हैं। रामचंद्र तिवारी का जन्म 1924 ईस्वी में बनारस जिले के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी हाई स्कूल शिक्षा बनारस से और आगे की शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई थी। 1958 में गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में नियुक्ति हुई। इनकी पानी की कहानी प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, 1958 में इनकी गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में नियुक्ति हुई है। ठीक है, और इनकी हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पे हुई थी? बनारस में हुई थी, और आगे की शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई। ठीक है, और ये भाई ब्राह्मण परिवार से थे, और ये बनारस में इनका जन्म हुआ था 1924 में, रामचंद्र तिवारी का। अब हम सारांश देखते हैं पानी की कहानी का। तो ओस की बूंद कहती है कि अरबों वर्षों पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से उसका जन्म हुआ। जब पृथ्वी का तापमान घटा तो वह बर्फ के रूप में बदल गई, और जब बर्फ का समा गर्म धरा से हुआ तो क्या भी जब बर्फ का सामना गर्म धरा से हुआ तो वह पिघल समुद्र में पानी मिल गई। क्या है, दोबारा से देखते हैं। ओस की बूंद कहती है, ठीक है, कौन कहती है? ओस की बूंद कहती है कि अरबों वर्षों पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, किस किस के मिलने से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से
उसका जन्म हुआ। कौन कहती भी? ओस की बूंद कहती है। जब पृथ्वी का तापमान घटा तो वह बर्फ के रूप में बदल गई। कौन भाई? ओस की बूंद। और जब बर्फ का सामना गर्म धरा से हुआ यानी गर्म पृथ्वी से हुआ तो वह पिघलकर समुद्र में पानी में मिल गई। कौन मिल गई? ओस की बूंद। समुद्र की गहराई की यात्रा करने की इच्छा ने उसे समुद्र की गहराइयों में ले लिया। कि कभी समुद्र की गहराई की यात्रा कौन करना चाहता है? ओस की बूंद करना चाहती है। ठीक है, तो उसने समुद्र की गहराई में, समुद्र ने भी उसको अपनी गहराई में ले लिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, देखते हैं। बूंद प्रारंभिक अवस्था में किस रूप में थी? जो बूंद थी, ओस की बूंद थी, वो प्रारंभिक अवस्था में किस में थी? ये हमें बताना है। तो वाष्प के रूप में, तरल रूप में, बादल के रूप में या सागर के रूप में? तो अभी वाष्प के रूप में थी। ठीक है, ए का ए ऑप्शन ठीक रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक सौंदर्य कब निखर उठता है? जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो कब निखर उठता है? तो सूर्य के छिप जाने पर, रात होने पर, सूर्य की किरण पड़ने पर या चांदनी फैल जाने पर? तो सूर्य की किरण पड़ने पर प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। तीसरा क्वेश्चन है, बूंद के हथेली पर पड़ते लेखक को किस तरह की ध्वनि सुनाई पड़ती है? जब बूंद थी वो लेखक की हथेली पर पड़ती है तो उसको किस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है लेखक को? तो सितार के तारों की, गिटार के तारों की, वीणा के तारों की या वायलिन के तारों की? तो उसको भी, जो लेखक था, जब उसके हाथ पर बूंद पड़ती है यानी हथेली पर बूंद पड़ती है तो उनको आवाज सुनाई देती है सितार के तारों की। किसके ध्वनि सुनाई देती है? सितार के तारों की। फोर्थ क्वेश्चन है, बूंद ने इनमें से कौन सा जीव नहीं देखा? जो बूंद थी उसने इनमें से कौन सा जीव नहीं देखा था? तो भारी कछुए, जालीदार मछलियां, मगरमच्छ या कछुए? भाई तो भाई उसने मगरमच्छ नहीं देखा था। किसने? बूंद ने। किसने भाई? बूंद ने मगरमच्छ नहीं देखा था। पांचवा क्वेश्चन है, ग्रहराज किसे कहा जाता है? जो गृहराज है उसे किसे कहा जाता है? तो गजराज को, पृथ्वी को, प्रकाश पिंड को या चंद्रमा को? तो भाई प्रकाश पिंड को गृहराज कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है, लेखक की कलाई पर बूंद कहां से आ गई? जो लेखक था उसकी कलाई पर बूंद कहां से आ गई थी? आम के पेड़ से, बेर के पेड़ से, गुलाब के पेड़ से या नीम के पेड़ से? तो बेर के पेड़ से लेखक की कलाई पर बूंद आ गिरी थी भाई। आठवां क्वेश्चन है, बूंद कैसे उत्पन्न हुई? जो बूंद थी वो कैसे उत्पन्न हुई थी? बर्फ के पिघलने से, वाष्प के जमने से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग होने से या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से? भाई तो बूंद भाई कैसे हुई थी उत्पन्न? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से। 8 का 4 ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। 9वां क्वेश्चन है, सूर्य बूंद की मदद कैसे करता है? जो सूर्य है वो बूंद की मदद कैसे करता है? तो कैसे करता है भाई सूर्य बूंद की मदद? जैसे पृथ्वी तक पहुंचाकर, उसे जम जाने की शक्ति देकर, जम आएगा यहाँ पे, जम, चलो, उसे पिघल जाने की शक्ति देकर, जैसे उड़ जाने की शक्ति देकर। तो भाई सूर्य बूंद की मदद करता है जैसे उसे उड़ जाने की शक्ति देकर। 10वां क्वेश्चन है, पेड़ से गिरने वाली बूंद लेखक को निम्नलिखित में से कैसी लगी भाई? ठीक है, पेड़ से गिरने वाली बूंद लेखक को कैसी लगी थी भाई? तो सोने सी, हीरे सी, चांद सी, मोती सी? तो अभी कैसी लगी थी लेखक को बूंद? मोती सी लगी थी। 17वां क्वेश्चन लेसन है भाई। ठीक है, हमारा पार्ट 17वां आ गया, बाज और सांप। ठीक है, बाज और सांप, इसके लेखक कौन है? निर्मल वर्मा है। बाज और सांप के लेखक परिचय देखते हैं। निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ था। कहां पर हुआ था भाई निर्मल वर्मा का जन्म? 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ था। ब्रिटिश सरकार के रक्षा विभाग में एक उच्च पदाधिकारी श्री नंद कुमार वर्मा के
घर इन्होंने जन्म लिया। यह 8 भाई बहनों में 5वीं संतान थी। ठीक है, 8 भाई बहन थे और उसमें ये 5वीं संतान थी भाई। और ब्रिटिश सरकार के रक्षा विभाग में एक उच्च पदाधिकारी, क्या नाम था इनके पिता का, श्री नंद कुमार वर्मा। ठीक है, उनके यहाँ पर जन्म लिया और ये 8 बहन भाई थे, उनमें इनका नंबर 5वां था भाई। उन्होंने कम लिखा है, परंतु जितना लिखा व्याख्याति प्राप्त करने में कम नहीं है। उन्होंने कहानी की प्रचलित कला में तो संशोधन किया ही, यथार्थ को भेद कर उसके भीतर पहुंचने का भी प्रयत्न किया है। हिंदी के महान साहित्यकारों में से अज्ञ और निर्मल वर्मा जैसे कुछ ही साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर भारतीय और पश्चिमी संस्कृतियों के अंतर्द्वंद पर गहनता और व्यापकता से विचार किया है। किस किस का नाम लिया गया है? लेखक निर्मल वर्मा और अज्ञे जी का भी। ठीक है, उनकी कहानी माया दर्पण पर एक फिल्म भी बनी जिसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। माया दर्पण किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की कहानी भाई, माया दर्पण। और इस पर क्या है, एक फिल्म भी बन चुकी है और उसको सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार भी मिल चुका है। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं लाल टीन की छत, पेपर में पूछी जाती है, रात का रिपोर्टर, परिंदे, प्रतिनिधि कहानियां हैं इनकी। ये तीनों की तीनों कहानियां काफी महत्वपूर्ण है और पेपर में पूछी जाती है। माया दर्पण भी इनकी काफी महत्वपूर्ण है। जो हम पढ़ रहे हैं ये कहानी भी महत्वपूर्ण है, बाज और सांप। ये निर्मल वर्मा की कहानियां रहेंगी और पेपर में पूछी जा सकती है। सारांश देखते हैं हम कहानी का। निर्मल वर्मा की कहानी बाज और सांप एक बोध कथा है। कैसी है भाई? एक बोध कथा है, पेपर में पूछी जा सकती है। बाज और सांप कहानी कैसी कथा है? तो एक बोध कथा है, ध्यान रखना आपको। इस कहानी के आधार पर 2 पात्र है, बाज और सांप। एक पात्र है बाज, दूसरा है सांप। इसमें सांप को कायर प्रकृति का जीव दिखाया गया है। कैसा जीव दिखाया गया है? सांप को कायर प्रकृति का, किंतु बाज को स्वतंत्र प्रकृति का दिखाया गया है। यह बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहता है कि किस तरह से हर प्राणी अपने स्वभाव के कारण अलग अलग व्यवहार करता है, और जिस तरह एक सांप को कायर डरपोक किस्म का बताया गया है और बाज को स्वतंत्र आजाद किस्म का आसमान में स्वतंत्रता से उड़ना उसे बहुत अच्छा लगता है, जबकि सांप अपने ही बिल में चुपचाप शांतिपूर्वक एक कायर जीवन व्यतीत करता है। तो ये क्या था? कहानी का सारांश था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जमीन पर गिरने का बाज पर क्या असर हुआ? जमीन है यहाँ पर, जमीन। ठीक है, जमीन पर गिरने का बाज पर क्या असर हुआ भाई? कुछ भी असर नहीं हुआ। बाज ने चीख मारी, बाज मुस्कुराया, बाज बड़बड़ाया। तो भाई जमीन पर गिरने का असर यह हुआ कि बाज क्या था? बड़बड़ाने लग गया था। 1 का 4 ऑप्शन ठीक रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, बाज गुफा में क्यों गिर पड़ा? जो बाज था वो गुफा में क्यों गिर पड़ा था भाई? तो गुफा से टकराने के कारण, गुफा में सांप को देखकर, घायल होने के कारण, या शत्रु से बचने के कारण। ठीक है, तो बाज गुफा में भाई क्यों गिर पड़ा था? क्योंकि बाज क्या था? घायल था। घायल होने के कारण बाज गुफा में गिर पड़ा था। तीसरा क्वेश्चन है, बाद में नहीं आशा के संचार का क्या कारण है? क्या भाई बाद में नहीं आशा के संचार का क्या कारण था? तो नदी की चमकती लहरों का गर्जन, सांप की प्रेरणा दायिनी बातें, या बदबूदार गुफा में। तो सांप की प्रेरणादायक दायिनी बातें। ठीक है, यह आएगा बाज में नई आशा के संचार। ये गलत लिख रखा भाई यहाँ पे, यहाँ आएगा बाज में नई आशा के संचार का क्या कारण था। ठीक है, बाद में नहीं आएगा, बाज आएगा। बाज में नई आशा के संचार का क्या कारण था? तो सांप की प्रेरणादायिनी बातें थी। ठीक है, आगे है 4th क्वेश्चन, आज बाहर ने देखकर गुफा को ध्यान से क्यों देखने लगा? ठीक है, आज बाहर ने देखकर गुफा को ध्यान से क्यों देखने लगा था भाई? गुफा की सुंदरता देखने के लिए, सांप की सुरक्षित आरामदायक गुफा देखने के लिए, गुफा की नमी देखने के लिए, गुफा की विशालता
देखने के लिए, तो गुफा की नमी देखने के लिए भाई। पांचवा क्वेश्चन है, सांप कहाँ रहता था? तो सांप कहाँ पर रहता था ये हमें बताना है। गुफा में, रेत में, समुद्र के किनारे, झाड़ी में, पर्वत की अंधेरी गुफा में? तो पर्वत की अंधेरी गुफा में सांप रहता था। छठा क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर बताइए कि नदी निम्नलिखित में से कहाँ बहती है? भाई पाठ के आधार पे बताना है, ठीक है। तो नदी इनमें से कहाँ पर बहती है, कहाँ बहती है भाई, ये हमें बताना है। तो मैदानी भागों में, शहर के किनारों पर, पर्वत के किनारे पर, या पर्वत की अंधेरी घाटियों में? तो नदी भाई इस पाठ के आधार पर पर्वत की अंधेरी घाटियों में बहती है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, दूध के समान सफेद झाग कहाँ दिखाई देते हैं? ठीक है भाई, दूध के समान सफेद झाग कहाँ पर दिखाई देते हैं ये हमें बताना है। तो जहां नदी पर्वत से गिरती है, जहां झरना गिरता है, या सागर और नदी मिलते हैं, या नदी पर्वत को छूती है? तो भाई जहां सागर और नदी मिलती है वहां दूध के समान सफेद झाग दिखाई देते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अपने 17वां लेसन कंप्लीट होता है भाई। अपना 18वां लेसन है टोपी। क्या नाम है अपने लेसन का? टोपी। लेखक परिचय देखते हैं। इसके लेखक का नाम है संजय कुंदन। क्या है? टोपी जो हमारा पाठ है, इसके लेखक का नाम है संजय कुंदन। लेखक परिचय करते हैं। 7 दिसंबर 1969 को पटना में पैदा हुए संजय कुंदन छात्र जीवन से ही थिएटर और साहित्य लेखन से जुड़ गए थे। 18 वर्ष की आयु में अतः नामक अपना नाट्य दल बनाया और बिहार के शहरों गांव में घूम घूम कर नुक्कड़ और नाटक मंचन किया। ठीक है, जो नुक्कड़ नाटक थे उनका मंचन इन्होंने किया था गांव गांव में, शहरों शहरों में घूम के। मंचन के लिए स्वयं कई नाटक लिखे और अनेक में अभिनय भी किया। किन्होंने भाई? संजय कुंदन ने। तो ये जो हमारे लेखक थे इनका जीवन परिचय है। अब हम पाठ का सारांश करेंगे टोपी। और ये क्या है? कहानी है। संजय की कहानी टोपी एक लोक कथा है। क्या है भाई? पूछा जा सकता है जो टोपी कहानी है उसकी वो क्या है? तो क्या है? ये एक लोक कथा है, ठीक है। वैसे कहानी विधा से है ये। इस कहानी के द्वारा लेखक ने सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है। यह कहानी शासक वर्ग से जनता के संबंधों की समीक्षा करती है। क्या भी? शासक वर्ग से जनता के संबंधों की समीक्षा करती है यह कहानी टोपी। लेखक ने इस कहानी में एक नन्ही गोरैया के दृढ़ निश्चय और प्रयासों का वर्णन किया है। किसका? नन्ही गोरैया के दृढ़ निश्चय और प्रयासों का वर्णन किया है। लेखक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति नन्ही गोरैया से प्रेरित हो सकता है और अपने जीवन को सफल और अर्थपूर्ण बना सकता है। इसमें लेखक ने राजा और उसके मंत्रियों का जनता के ऊपर दबाव को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है। एक छोटी गोरैया भी राजा का सच सभी जनता के सामने ला सकती है। यह दिखाया गया कि लेखक ने यह समझाने का प्रयास भी किया है कि सबको उसके काम के बदले उचित मेहनताना मिले। ठीक है भाई, पूरी मजदूरी मिले तो किसी को भी अच्छा काम करने में खुशी मिलेगी। अगर पूरी मजदूरी मिलती है किसी काम की तो हर कोई अपना काम खुशी खुशी करेगा, उसको खुशी मिलेगी। और कोई भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ खुशी खुशी करेगा। तो ये पाठ का सारांश था कहानी टोपी का, जो एक लोक कथा है भाई। पहला लेसन क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस कारीगर ने गोरैया की मदद नहीं की? ठीक है भाई, 4 कारीगर बता रखे नीचे, इनमें से कौन सा ऐसा कारीगर है जिसने गोरैया की मदद नहीं की थी? तो दुनिया ने, बुनकर ने, रंगरेज ने, या दर्जी ने? तो भाई रंगरेज ने क्या है? गोरैया की मदद नहीं की थी। दूसरा क्वेश्चन है, गबरे गबरे के अनुसार कपड़े पहनने के कारण मनुष्य मौसम की मार सह सकने में डैश, आगे बताना है। समर्थ हो जाता, कमजोर पड़ जाता, अक्षम हो जाता, मजबूत हो जाता है। तो गवेरे के अनुसार कपड़े पहनने के कारण मनुष्य मौसम की मार सहने में कमजोर पड़ जाता है भाई। इस पाठ के अनुसार है ये सारे क्वेश्चन। दर्जी को कितनी मजदूरी मिल रही थी? जो दर्जी था
उसको कितनी मजदूरी मिल रही थी भाई? आधी रुई, आधा सूट, आधा कपड़ा या एक टोपी? तो भाई एक टोपी क्या थी, दर्जी को उसकी मजदूरी के बदले मिल रही थी। तांती क्या है? जो तांती है वो क्या है भाई? तो तांती क्या है? एक वाद्य यंत्र है, तोलने की मशीन है, रुई साफ करने का देसी उपकरण है, या इनमें से कोई नहीं? तो तांती है भाई रुई साफ करने का देसी उपकरण। 4 का 3 बिल्कुल ठीक रहेगा। 5वां क्वेश्चन है, मनुष्य कपड़े इसलिए भी पहनता है ताकि वह खूबसूरती छुपा ले, खुश रहे, काया सुंदर बना सके, सर्दी गर्मी और बरसात से बचा रहे। तो भाई मनुष्य कपड़े इसलिए भी पहनता है क्योंकि वह सर्दी गर्मी और बरसात से बच सके। 6वां क्वेश्चन है, गवरैया और गवरा शाम को किस विषय पर बातें कर रहे थे? तो किस पे बात कर रहे थे भाई? आदमी के व्यवहार पर, आदमी की सोच पर, आदमी के खान पान पर, या आदमी के कपड़ों पर? तो आदमी के कपड़ों पर बात कर रहे थे वो दोनों। ठीक है, 4th ऑप्शन ठीक रहेगा, आदमी के कपड़ों पर बात कर रहे थे। 7वां क्वेश्चन है, राजा का खजाना खाली रहने का क्या कारण था? जो राजा था उसका खजाना खाली रहने का क्या कारण था भाई? तो उसका विलासिता पूर्ण जीवन, सेना का भारी खर्च, आने जाने में धन का घोर अपव्यय, या उपयुक्त सभी? तो ये सारी बातें ठीक है, राजा का खजाना खाली रहने का कारण थी भाई, उसका विलासता पूर्वक जीवन था, सेना का भारी खर्च था, आने जाने में धन का घोर अपव्यय हो रहा था। 8वां क्वेश्चन है, टोपी किसका प्रतीक है? जो टोपी है, जो हमारे पाठ का नाम है, वो किसका प्रतीक है भाई? सत्ता का, सफेद कपड़े का, नेताओं का, सिर ढकने वाला वस्त्र? तो सत्ता का प्रतीक है टोपी। किसका प्रतीक है भाई? सत्ता का प्रतीक है टोपी। 9वां क्वेश्चन है, घबरा के अनुसार गवैया घबरा के अनुसार गवैया की खूबसूरती पर कपड़े पहनने का क्या असर होगा? बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, यथावत रहेगी? तो भाई अदृश्य हो जाएगी। तीसरा ठीक है, राजा टोपी को पैरों के नीचे मसल नहीं पाया क्योंकि? क्या अभी जो राजा था वो टोपी को अपने पैरों के नीचे मसल नहीं पाया था? क्यों नहीं मसल पाया था? तो टोपी बड़ी होने के कारण, गवरैया के अनुरोध के कारण, सिपाही के मना करने के कारण, टोपी की सुंदरता से चकित होने के कारण भाई? तो टोपी की सुंदरता से चकित होने के कारण जो राजा था वो टोपी को पैरों के नीचे मसल नहीं पाया था। तो अपना 4 ऑप्शन ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, आज 8वीं क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट होती है, लेखक परिचय, सारांश और उसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।